तो यहाँ पे क्या है, अब इस स्ट्रक्चर में देखो, यहां से इस जगह से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं सी। ठीक है, ये आपका सी होता है, यहाँ पे मेंशन भी है, देखो सी होता है। ठीक है, और बाकी चीजें इसमें क्या क्या होती हैं, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो, अब इधर बना देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे ये जो आप इस तरीके से देख रहे हो, ये जो मैंने अभी बनाया है, यहाँ ये जो एंगल बन रहा है अभी, ये एंगल होता है हमारा थीटा। ये जो एंगल मैंने अभी बनाया है, ये एंगल हमारा कितना है, थीटा एंगल। इस थीटा एंगल का यहाँ पे यूज होगा। अब इसमें समझो ये डिजाइनिंग वाली चीजें सारी की सारी। यहाँ पे आप क्या करते हो, क्या किन चीजों का यूज करते हो, ये जो आप अभी देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, जो लगाया हुआ है, ये आपका अभी फिलहाल फ्लैट है। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो यूज होती हैं, एक तो फ्लैट यूज होता है, ठीक है, फ्लैट्स होते हैं आपके, वो यूज होते हैं। एक आपका जो एंगल्स होते हैं वो यूज होता है। एंगल्स किस शेप में होते हैं, ऐसे, इस तरीके से एल शेप में होते हैं एंगल्स। तो यहाँ पे दो ही चीजों का यूज होता है, या तो फ्लैट्स का या फिर एंगल्स का। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका लैम्डा मैक्सिमम होता है, यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम होता है, वो होता है 145। ठीक, लैम्डा मैक्सिमम आपको कैसे निकालना है, के एल अपॉन आर। इस के एल अपॉन आर को क्या है, ये आपका वो बताता हूँ। देखो एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, यही तो फॉर्मूला अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो। एल इफेक्टिव क्या होता है, जैसे कि 0.7 एल अपॉन आपका आर मिनिमम। ठीक है, अब ये 0.7 एल क्या है, ये आप लोगों को पता ही होगा। जिन्हें नहीं पता है वो सॉम के लेक्चर्स देख सकते हो, आरसीसी के लेक्चर्स देख सकते हो, ये हमारा इफेक्टिव लेंथ है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो 0.7, ये आपका के है। तो ये पूरा फॉर्मूला इसी तरीके से हुआ, के एल अपॉन आर। तो ये आप लोगों के सामने है, जहां पे आर जो है कैसे निकाला जाता है, आर यहाँ पे निकाला जाता है टी अपॉन अंडर रूट 12, इस तरीके से निकाला जाता है। टी आपका क्या है, थिकनेस है फ्लैट्स की, तो इस तरीके से निकाला जाता है। एंगल जो होता है यहाँ पे थीटा, यानी कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, इस एंगल की बात करें, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये कितना है यहाँ पे, 40 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री तक होता है। ठीक है, ये वैल्यूज प्री एग्जाम में आई हुई है, सब इंपॉर्टेंट है, सबकी सब वैल्यूज जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट, ये जो पॉइंट आपके सामने, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। लेसिंग मेंबर जो होते हैं, ये डिजाइंड होते हैं ट्रस की तरह। ठीक है, ट्रस क्या होता है, जो लोहे के इस तरीके से ब्रिज होते हैं, बना के दिखा देता हूँ, जो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, वो ट्रस होता है आपका। ठीक है, अब ये जो ट्रसेज होते हैं, इनकी एक खास चीज होती है कि इनमें जो मूवमेंट आपका होता है, वो क्या होता है, ना के बराबर होता है, जीरो होता है। ठीक है, जो ट्रसेज होते हैं उनमें आपका मूवमेंट जो होता है वो जीरो होता है। सिर्फ उसमें एक्सियल और कंप्रेशन फोर्स होता है, एक्सियल, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स होता है। तो यहाँ पे एक्सियल फोर्सेज होता है, या तो कंप्रेशन होगा या फिर टेंशन फोर्स होगा, ये दो ही फोर्सेज यहाँ पे होते हैं। मूवमेंट यहाँ पे जीरो होता है। ठीक, तो ये लेसिंग्स जो है, यानी कि लेसिंग्स में भी क्या है, सिर्फ एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन होता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे मूवमेंट्स नहीं होते हैं। अब देख लो, अफेक्टिव लेंथ जो होती है कॉलम की, उसको हम 5% बढ़ा देते हैं। 5% बढ़ाने का क्या मतलब है, यानी कि 1.05 एल यहाँ पे हम कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा हम, उसका रीजन है, बिकॉज यहाँ पे जब हमने ये जो एक्स्ट्रा चीजें लगाई हैं, एक्स्ट्रा चीजें क्या है, इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ। ये आपकी एक्स्ट्रा है ना, ऐसे ये आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ के रखने के लिए जो लेसिंग और बटन आपने लगा दिए है ना, ये आपके एक्स्ट्रा है। अब इनकी वजह से डेड लोड बढ़ जाता है, तो जब डेड लोड बढ़ गया है, उस डेड लोड को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, यानी कि सहने के लिए हम क्या कर देते हैं, 5% बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज लिखिए, नाउ वी इंक्रीज 5% बिकॉज आफ्टर यूजिंग लेसिंग डेड लोड इंक्रीजेस, टू काउंटर दिस डेड लोड वी इंक्रीज एल बाय 5%। अब यहाँ पे होगा क्या, जब आपका यहाँ पे एल इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इसकी वजह से एल इफेक्टिव बढ़ा तो आपका सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ गया, उसकी वजह से स्ट्रेस जो होगा वो कम हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे स्ट्रेस कम है तो एरिया हमें ज्यादा मिल जाएगा, है ना, तो कॉलम जो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये चीज होती है, ये हमारा यहाँ पे रीजन है। ठीक है, आई गेस ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, अब ये हमने समझा। दूसरा एक यहाँ पे रीजन भी है कि हम जो अपना लैम्डा है, वो अगर हम 5% बढ़ा देंगे, तो शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यानी कि शियर डिफॉर्मेशन का इफेक्ट अगर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में जो आपका यहाँ पे लैम्डा है, कि सिलेंडरनेस रेशो है,
उसको हम 5% उसको बढ़ा देते हैं। तो ये चीज है। अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, लेसिंग जो होती है ये डिजाइन होती है 2.5% के लिए। 2.5% किसका, एक्सियल फोर्सेस का 2.5%। और क्यों होता है 2.5%, क्यों लिया जाता है एक्सियल फोर्सेस का, ट्रांसवर्स शियर को रेजिस्ट करने के लिए। ये जो पॉइंट अभी मैंने यहाँ पे बताया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, प्री में आया हुआ है, एग्जैक्टली सेम टू सेम यही लाइन में पूछा गया था कि लेसिंग किस लिए डिजाइन होती है, तो वहां पे लिखा था फॉर 2.5% ऑफ एक्सियल शियर, सॉरी एक्सियल फोर्सेस, क्लियरली मेंशन था वहां पे। ठीक है, अब देख लो नंबर ऑफ रिवेट्स यहाँ पे कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रिवेट्स का फॉर्मूला अगर आप लोगों को ध्यान हो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो है टोटल लोड अपॉन में रिवेट वैल्यू। ये फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है इस सिचुएशन में, चूंकि एंगल बन रहा है एक, तो वो हो जाएगा 2f cos थीटा। तो ये हमारा अब यहाँ पे टोटल लोड है, तो 2f cos थीटा अपॉन रिवेट वैल्यू ये हम कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप हमारा मिनिमम विड्थ जो होता है लेसिंग बार का वो 3d से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, किससे कम नहीं होना चाहिए, 3d से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ये देखो, यहाँ पे सेंटर से बात हो रही है, ये है 1.5d। तो ये रीजन है यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्टेंस ही कितना होता है 1.5 तो होता ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा ये 3d से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट मिनिमम थिकनेस क्या होगी यहाँ पे, मिनिमम थिकनेस किसकी, हमारे लेसिंग की मिनिमम थिकनेस। अब देखो कैसे थिकनेस की बात कर रहे हैं, ये सपोज करो कि मेरा यहाँ पे क्या है, लेसिंग है, ये मेरा लेसिंग है। अब इस लेसिंग में ये वाला जो इतना सा थिकनेस है ना, इसकी बात हो रही है यहाँ पे टी मिनिमम। ये जो आपने अभी देखा था ऊपर, ये विड्थ देखी थी, ये है आपका यहाँ पे डी, एक तरीके से ये आपका विड्थ है। ठीक है, और जो हम अभी बात कर रहे हैं वो थिकनेस की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे साइड में होता है, जो नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे। अब थिकनेस जो है वो आपका L अपॉन 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर सिंगल लेसिंग है तो L अपॉन 40 से कम ना हो, डबल लेसिंग है तो L अपॉन 60 से कम ना हो। जहां पे L आपका डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है आपके इनर रिवेट्स या फिर इनर बोल्ट्स का। इनर रिवेट्स यानी कि ये देखो यहाँ पे, ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ है इसमें एक रिवेट यहाँ लगा हुआ है, एक रिवेट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इनके अंदर वाले जो रिवेट्स हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसकी वो बात कर रहा है, ये होता है आपका L। ठीक है, तो अंदर वाले रिवेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब L आपका क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से चूज हो जाएंगी। L आपका इफेक्टिव लेंथ है, सिंगल लेसिंग के लिए आप L लोगे, और अगर आपका डबल लेसिंग है तो आप यहाँ पे क्या करोगे 0.7 L ले लोगे। ठीक है, ये जो L का वैल्यू आप यहाँ पे ले रहे हो ये क्या होगा, यहाँ पे सिंगल लेसिंग अगर है तो आप सिंपली यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ लोगे, और अगर आपका यहाँ पे क्या है अपना डबल लेसिंग है तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे 0.7 L लोगे। ये चीज होगी। आगे देखो, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो जो है यहाँ पे मेन मेंबर का वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी सिलेंडरनेस रेशियो कैसे निकाला जाएगा, तो सिलेंडरनेस रेशियो के लिए देख लो, यहाँ पे आ जाते हैं वापस से दोबारा। ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है सी आप देख पा रहे हो, तो सिलेंडरनेस रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा सी अपॉन आर मिनिमम। तो इस सी को हम आर मिनिमम से डिवाइड करते हैं, तब हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, अपना सिलेंडरनेस रेशियो मिल जाता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 0.7 इंटू लैम्डा ऑफ कॉलम, लैम्डा ऑफ कॉलम यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द होल कॉलम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो दो वैल्यूज आप लोगों के सामने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में आगे देखो, टैक रिविट अगर है, यानी कि टैक रिविट होने का क्या मतलब है, इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है अगर हमने, ये जो है इस तरीके से अगर हमने ज्वाइन किया हुआ, तो अगर टैक रिविट है तो उस केस में जो आपका यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू है वो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और या फिर 0.6 कॉलम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन दोनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बैटन पे आ जाओ, बैटन सिस्टम क्या होता है। बैटन में ये जो आप यहाँ पे पहला पॉइंट देख रहे हो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री में आया हुआ है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बैटन कितने होते हैं, 4 होते हैं, इस चीज को याद करना। ये जो आपके सामने यहाँ पे ये बैटन है, एक चीज मैं आपको बता दूं, बैटन और लेसिंग में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ जो मैंने ऊपर फिगर बनाया हुआ है ये वाला, इसमें करेक्शन करो यहाँ पे, ये जो स्ट्रेट है ये है बैटन, और ये जो यहाँ पे इंक्लाइंड है ये है लेसिंग। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो बैटन होता है, और जो इंक्लाइंड वाला होता है वो लेसिंग होता है। ठीक, अब यहाँ पे बैटन सिस्टम में हमारे पास में हमने पहली चीज समझ ली, दूसरी चीज को समझो, बैटन्स आर डिजाइंड एज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। बैटन जो होते हैं वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की तरह डिजाइन होते हैं जिसमें हम बेंडिंग और शेयर को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये भी कितना होता है, 2.5% होता है, किसका, एक्सियल शेयर फोर्स का होता है। जो चीज ऊपर थी ना सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पे भी है। नेक्स्ट आ जाओ, एल इफेक्टिव जो होता है यहाँ पे
10% बढ़ाया जाता है। ऊपर कितना बढ़ाया जा रहा था, ऊपर 5% बढ़ाया जा रहा था लेसिंग के केस में, बैटन में 10% बढ़ाया जाता है, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे लैम्डा की वैल्यू है वो यहाँ पे सेम है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही अच्छा यहाँ पे जो रिविट, टैक रिविट की मैं बात कर रहा हूँ, जो टैक रिविट है उसका केस नहीं है। टैक रिविट में हमारा क्या था, अभी यहाँ पे जो लैम्डा का वैल्यू है वो 40 से ज्यादा नहीं होगा और 0.6 लैम्डा कॉलम से ज्यादा नहीं होगा, तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को समझिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डिजाइन होता है 2.5% ट्रांसवर्स शीयर के लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जैक्टली रिपीट हुआ है सेम सेम। ठीक, इसको रख कर देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, फ्लेक्चर मेंबर, ये जो हमारे फ्लेक्चर मेंबर है इनकी डिजाइनिंग कैसे होती है। अब फ्लेक्चर मेंबर में देखो इस तरीके से, एक आप लोगों के सामने क्या एक बीम है, इस बीम में यहाँ पे डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर का एक लोड लगा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं इस बेंडिंग इक्वेशन का यूज करूंगा, यहाँ पे मैं अपना क्या निकाल लूंगा, सिग्मा निकाल लूंगा। तो वही मेरे स्ट्रेसेस के फॉर्मूले चल रहे हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। तो हमारा मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें क्या निकालना है, हमें अपना सेक्शन मॉडुलस जो है वो रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस से ज्यादा लेना है। तो सेक्शन मॉडुलस शुड बी ग्रेटर देन सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड, इसको याद रखना है। रिक्वायर्ड का कैसे पता चलेगा, ये जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से तब हमें पता चलेगा, ये चीज है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, शेयर के लिए चेक करना है, किसको चेक करना है, ये जो हमारा फ्लेक्चर मेंबर है, इस फ्लेक्चर मेंबर को हमें चेक करना है फॉर द शेयर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला टो एवरेज का 0.4 FY, तो हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इस वैल्यू से कम आना चाहिए, अगर कम आ गया है तो हमारा सेफ है। ठीक, अब ये जो हमारा टॉ वी है, यानी कि जो शेयर का वैल्यू है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये दो सेक्शंस के लिए कैलकुलेट किया जाता है। वो दो सेक्शंस कौन से होते हैं, एक होता है रोल्ड सेक्शन, रोल्ड सेक्शन यानी कि हमारा एक तरीके से फैक्ट्री मेड सेक्शन। ठीक है, जो हमारा सेक्शन फैक्ट्री से बन करके आया है, तो ये है फैक्ट्री मेड सेक्शन। और एक होता है हमारा बिल्टअप सेक्शन, तो दोनों के लिए अलग अलग लेते हैं। बिल्टअप सेक्शन कहाँ पे बनता है, ऑन साइट प्रिपरेशन होती है इसकी, ऑन साइट प्रिपरेशन होती है, असेंबली होती है, ज्वाइनिंग होती है, यानी कि ज्वाइंट्स करते हैं वहां पे, तब जाके बिल्डअप सेक्शन बनता है। तो देखो रोल्ड सेक्शन में हमारा यहाँ पे कैसे लिया जाता है, यानी कि टॉ भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो रोल्ड सेक्शन में, चूंकि रोल्ड सेक्शन क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही होता है ना, मोनोलिथिक होता है ना, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पूरा यहाँ पे जो डेप्थ है वो कंप्लीट डेप्थ लिया जाता है, कि डी जो है वो टोटली लिया जाता है, यहाँ पे जो डी है ऊपर से लेके नीचे तक वो सारा लिया जाता है। तो यहाँ पे टो वी कैलकुलेट कैसे होगा, वी यानी कि आपका क्या शेयर फोर्स है, ये डिवाइडेड बाय डी अपॉन टीवी, सॉरी टी डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू आपका क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ वेब है, यहाँ पे टोटल डेप्थ आपने लिया है। अब अगर आपका बिल्टअप सेक्शन है, तो बिल्टअप सेक्शन में आप क्या करोगे, आप इसको लिमिटेड कर दोगे, कहां तक ही लोगे आप अपना यहाँ पे डेप्थ, ये जो है ना इतना आप डेप्थ लोगे, यानी कि जहां तक आपके जॉइंट्स हैं सिर्फ वहीं तक आप लोगे, है ना, इस चीज को याद रखना। इसमें अलग तरीके से डिजाइनिंग होती है, इसमें अलग तरीके से आपको क्या होता है, टो भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये रहा यहाँ पे। अब आगे देखो डिफ्लेक्शन के लिए कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए एल इफेक्टिव अपॉन 325 से, इस चीज को याद रखना, एल इफेक्टिव अपॉन 325 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी तो देखो नेक्स्ट चीज, अब हमारा जो सेक्शन है ताकि वो सेफ रहे, ठीक है ना, उसमें बेंडिंग ना आए, सॉरी बेंडिंग ना आए, बकलिंग ना आए, तो वो सब चीजें ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डेप्थ है वो 55 mm तो हम लेते ही लेते हैं, यानी कि उसका जो डेप्थ है वो 55 mm लेंगे हर 1 मीटर लेंथ के लिए, यानी कि 1 मीटर अगर आप इधर चल रहे हो तो आपको 55 mm इधर चलना पड़ेगा, यानी कि नीचे की तरफ आपको चलना पड़ेगा। आई होप ये चीज सभी को समझ में आ रही है। वेब क्रिपलिंग ये होता है, ये जो साइड में नीचे से हल्का सा बैंड हो जाता है ये क्रिपलिंग होता है, और ये जो पूरा पूरा ऐसे बकल हो जाता है इसको हम बकलिंग कहते हैं, ये चीज होती है। ठीक है, दोनों चीजें। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका वैल्यू होता है कंप्रेशन फ्लैंज का, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम जो होता है वो होता है 300, ये चीज भी आपको याद कर लेंगे। बस यहाँ पे आपका जो डिजाइनिंग है कंप्रेशन मेंबर का पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका गैंट्री गिटर। ठीक है,